जय हिंद दोस्तों। आज हम 4 दिसंबर 2024 विजन एज को सिंप्लीफाई करेंगे। 3 दिसंबर को जो मैंने आपको क्वेश्चन दिए थे, ये उसके आंसर है। ये मेंस बेस्ड आंसर है हमारा और ये हमारा प्रीलिम्स बेस्ड आंसर है बी एंड सी। ये जो आंसर है इसको हम डिस्कस सब हमारी बड़ी न्यूज़ हो जाती है उसके बाद करेंगे। और ये आपके आज के क्वेश्चन रहेंगे। 2019 का पीवाईक्यू है और ये 2020 का पीवाईक्यू है। अटेम्प्ट ज़रूर कीजिएगा। आप अटेम्प्ट करके अपना आंसर टेलीग्राम के चैट ग्रुप में अपलोड कर सकते हैं और इसकी पीडीएफ भी आपको उधर ही मिल जाएगी। लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला हमारी न्यूज़ है, सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज़ और सबसे पहली इसकी सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन इशू किए हैं कि हमें इफेक्टिवली इंप्लीमेंट करना चाहिए पॉश एक्ट को, जो कि एक्चुअली हो नहीं रहा है। सबसे पहले तो भाई पॉश एक्ट क्या है? तो सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस प्रिवेंशन प्रोहिबिशन एंड रिड्रेसल एक्ट 2013। तो इसको हम पॉश क्यों बोलते हैं? तो प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट एक्ट 2013। ठीक है, आपको पूरा नाम ही याद रखना है। ठीक है, ये वाला जो है वो ओके। यहाँ पे जो वर्क प्लेस है हम उसको कैसे प्रोटेक्ट करेंगे, क्या हम बात कर रहे हैं? तो देखो मेजरली यहाँ पे ये एक सबसे बड़े प्रोविजन है कि कोई भी ऐसा फर्म है जहाँ पे 10 लोगों से ज्यादा वर्कर काम कर रहे हैं, तो आपको इंटरनल कंप्लेंट कमिटी का फॉर्मेशन करना पड़ेगा। कि ये कमिटी काम क्या करेगी? अगर कोई भी वायलेंस होती है, कोई भी हरेसमेंट होती है या फिर कोई भी ऐसा केस बनता है, तो जो वुमन है वो इधर कमिटी में अपनी कंप्लेन कर सकती है। और अगर समझ लीजिए कि कोई फर्म है वहाँ पे 10 एम्प्लॉय काम नहीं करते हैं, तो फिर आपको लोकल कमिटी को कॉन्स्टिट्यूट करना है, वहाँ पे अपनी वुमन कंप्लेन कर पाएगी। ठीक है? बट होता क्या है, ना ही ऊपर वाला हम एस्टेब्लिश करते हैं और ना ही नीचे वाला करते हैं, दोनों में से एक भी चीज़ हो ही नहीं पाती है। फिर भी हमने बोला था कि हमें एक नोडल ऑफिसर को नियुक्त करना चाहिए, अपॉइंट करना चाहिए, जो कि पर्टिकुलरली इस सब केसेस को देखेगा। ये एवरी ब्लॉक, तालुक और तहसील लेवल पे होना चाहिए, जो कि रूरल और अर्बन एरियाज के जो भी आएगा उन सबको देख लेगा। बट ये भी अपॉइंट हम नहीं करते हैं। फिर जो लोकल कमिटी हमने बोला, उसका जो जुरिडिक्शन है, उसका एरिया जो है वो पूरी डिस्ट्रिक्ट को कंसर्न में उसको देखना चाहिए, जो कि हम अपॉइंट ही नहीं कर रहे हैं, तो देखेगा क्या? और फिर एट लास्ट हमें सेक्सुअल हैरेसमेंट इलेक्ट्रॉनिक बॉक्स रखना चाहिए, जहाँ पे ये सिंगल विंडो एक्सेस होगा एवरी वुमन टू फैसिलिटेट द रजिस्ट्रेशन ऑफ सेक्सुअल कंप्लेंट्स। बट एट द सेम ये भी होता नहीं है। ठीक है, अभी आप ही खुद देख लीजिए आपके आसपास जो भी कंपनीज या फिर एक्स वाई जेड कोई भी फर्म है, क्या वहां पे ये कंप्लेंट कमेटी बनी हुई है? नहीं बनी हुई है। इनफैक्ट मैंने देखी उसमें से एक भी में नहीं है। मैं बहुत सारी जगह पे घुमा हूँ, बट एक भी कंप्लेंट कमेटी फॉर्म हुई मुझे नहीं दिखी है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि भाई इसका इफेक्टिवली इम्प्लीमेंटेशन करना बहुत जरूरी है, तभी जाके हम जो सेक्सुअल हैरेसमेंट होता है वुमन के खिलाफ उसको रोक पाएंगे। ठीक है, अभी देखो ये क्यों इंपॉर्टेंट है ये आर्टिकल, क्योंकि हर साल ऑलमोस्ट एवरी ईयर एक क्वेश्चन आता है वुमन के रिलेटेड। जैसे ही मैंने 2020 2019 का डाला हुआ है, सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन था, इसलिए मैंने डाला कि भाई व्हाट आर द कंटिन्यूइंग चैलेंजेस फॉर वुमन इन इंडिया अगेंस्ट टाइम एंड स्पेस। ओके, अभी हम पॉश एक्ट के बारे में देख ले, तो वैसे तो हमने देख लिया, बट फिर भी ये एक्ट है जो सेक्सुअल हैरेसमेंट को सबसे पहले तो डेफिनेशन प्रोवाइड करता है। क्या होता है? तो इट कवर्स ऑल फॉर्म ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट इंक्लूडिंग फिजिकल कॉन्टैक्ट, demanding sexual favors, sexual remarks, showing pornography, or any other unwelcome physical, verbal or non-verbal sexual conduct। वे देखो यही होता है जो एक्चुअली वुमन कभी भी रजिस्टर करवा नहीं पाती है। वर्बल या नॉन वर्बल चीज हुई है, वुमन कंप्लेन करती है, बट सामने वाला मुकर जाता है कि नहीं नहीं यार मैंने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं है। अगर आपके आपके जो फर्म है उधर आपने कमिटी कॉन्स्टिट्यूट करके रखी होगी, तो एटलीस्ट आप अपनी कंप्लेन रजिस्टर तो करवा पाओगे। अगर ये नहीं है तो आप तो कभी रजिस्टर करवा ही नहीं पाओगे। तो ये बहुत ही जरूरी है कि होना चाहिए। ठीक है, तो ये एक्ट सबसे पहले तो डेफिनेशन प्रोवाइड करता है, फिर एप्लीकेबिलिटी बताता है कि कोई भी टाइप की वर्क प्लेस हो, हर जगह पे ये कमेटी होनी चाहिए, वेदर इट इज गवर्नमेंट और प्राइवेट, हॉस्पिटल या फिर हॉस्पिटल हो या फिर पुलिस स्टेशन हो, सिनेमा हो, ट्रांसपोर्ट की कोई फर्म हो, कुछ भी हो, एक्स वाई जेड, हर जगह ये होना चाहिए। बट कहीं पे भी नहीं होती है। और एट लास्ट कंप्लेंट कमेटी कौन कौन सी होगी? तो इंटरनल कंप्लेंट कमेटी और लोकल कमेटी, वही हमने ऊपर देखा। ठीक है, अभी आपको ये और जगह कैसे काम आएगा? देखो सबसे पहले तो आप इन दोनों पॉइंट्स को याद रखिए कि वुमन को क्या क्या चैलेंजेस हो सकते हैं, उसमें ये पॉइंट काम आएगा। और अगेन जब उसकी रिकमेंडेशन दे रहे हो या फिर सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हो, वहां पे आप लिखिए कि भाई पॉस्ट एक्ट का हमें इफेक्टिवली इम्प्लीमेंटेशन करवाना चाहिए, कमिटी का फॉर्मेशन करवाना चाहिए, या फिर सेक्सुअल इलेक्ट्रॉनिक हेरिसमेंट इलेक्ट्रॉनिक बॉक्स हमें बनानी चाहिए। फिर वही नोडल ऑफिसर को अपॉइंट करना चाहिए। ये आपकी रिकमेंडेशन हो जाएगी और बहुत अच्छी रिकमेंडेशन होगी। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट ने ही तो ये बोला है। तो ऐसे सब आर्टिकल्स जो आते हैं ना, उसको ऐसे लिंक कीजिए, हर एक तरफ से आप डाइवर्सिफाई करके अपने दिमाग को थोड़ा यूज कीजिए और हर एक आर्टिकल को लिंकेजेस करना सीख जाइए।
चलिए आगे देखते हैं। फिर है रातापानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डिक्लेयर्ड एज एट टाइगर रिजर्व ऑफ मध्य प्रदेश। ओके, सबसे पहले नीचे देख लेते हैं, ठीक है, जो कि एक्चुअली हमारे काम का है। देखो हमने कल ही मध्य प्रदेश के सारे टाइगर रिजर्व किए थे, बट हल्की सी मेरे से गलती हो गई थी। मैंने क्या किया था कि जो माधव टाइगर रिजर्व है उसको एनटीसीए ने अप्रूव कर दिया था, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी ने, बट अभी तक स्टेट ने नोटिफाई नहीं किया है। तो जो माधव टाइगर रिजर्व है तो वो अभी तक टाइगर रिजर्व बना नहीं है, बट मैंने गलती से बता दिया कि वो बन गया है, बट अभी बाकी है, ठीक है, क्योंकि स्टेट ने नोटिफाई नहीं किया है, एनटीसीए ने भले ही बता दिया हो। ओके, तो क्या रातापानी बन गया है? यस, रातापानी बन चुका है। और ये रातापानी जैसे ही बन गया तो अभी के लिए मध्य प्रदेश में टोटल 8 टाइगर रिजर्व है, और जब ये माधव बन जाएगा, 58 बन जाएगा, तो 9 हो जाएंगे मध्य प्रदेश के। ओके, सबसे पहले तो भाई टाइगर रिजर्व बनता कैसे है उसकी प्रोसेस देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले कोई भी स्टेट गवर्नमेंट होगी वो रिक्वेस्ट करेगी कि हाँ भाई ये एरिया हमें अच्छा लग रहा है और ये जरूरी है कि टाइगर रिजर्व हो। रिक्वेस्ट किसको जाएगी? नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, एनटीसीए को जाएगी। अभी एनटीसीए उसको एग्जामाइन करेगा कि हाँ भाई क्या ये एक्चुअली बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए। फिर उसकी जो भी अप्रूवल होगी या फिर डिसअप्रूवल होगी वो उसको फॉरवर्ड करेगा मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज को। फिर एनवायरमेंट फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज देखेगी और रेकमेंड करेगी स्टेट गवर्नमेंट को, हाँ भाई कि आप बना दीजिए इसको टाइगर रिजर्व। और फिर एट लास्ट टाइगर स्टेट गवर्नमेंट टाइगर रिजर्व नोटिफाई करेगा, तब जाके ये टाइगर रिजर्व बनेगा। ठीक है, कल मुझसे गलती क्या हो गई थी कि सिर्फ एनटीसीए वाली अप्रूवल मिली थी और मैंने बोल दिया कि हाँ भाई ये बन चुका है, ठीक है, बट अभी प्रोसेस बाकी है, उधर अधूरी बात लिखी थी और मैंने अधूरी ही जाने दी, बट ठीक है, अभी हमने उसको सुधार लिया है दूसरे दिन। और हाँ, जो एनटीसीए है वो एनटीसीए किस एक्ट के थ्रू बना हुआ है? तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। ओके, तो प्रोसेस आपको पता चल गई ना, स्टेट से शुरू स्टेट से खत्म। स्टेट पहले रिक्वेस्ट देगी, एनटीसीए उसको एग्जामाइन करेगा, और फिर मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉर क्लाइमेट चेंज स्टेट को बता देगी भाई कर दो नोटिफाई। दैट्स इट, ठीक है। अभी जो टाइगर रिजर्व है ना उसमें भी एरियाज होते हैं, समझ लीजिए कि ये टाइगर रिजर्व है तो उसमें भी एरिया होंगे कि भाई ये जो एरिया है वो एकदम इंपॉर्टेंट है, क्रिटिकल है, कोर है टाइगर रिजर्व की, तो इसको हम बोलेंगे क्रिटिकल टाइगर हैबिटाट। और ये कौन से एक्ट के थ्रू बनता है? अगेन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के थ्रू, ठीक है। और जैसे ये क्रिटिकल टाइगर हैबिटाट है ना, यहाँ पे देख लीजिए, वैसे ही हमारा होता है क्रिटिकल वाइल्ड लाइफ हैबिटाट। वो किस एक्ट के थ्रू बनता है? तो फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 के थ्रू। ये दोनों याद रखना, ठीक है। टाइगर हैबिटाट वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट से बनता है, उल्टा है, और वाइल्ड लाइफ हैबिटाट फॉरेस्ट राइट एक्ट के थ्रू बनता है। ओके, अभी टाइगर रिजर्व के बारे में देख ले। तो इंडिया में सबसे बड़ा कौन सा है? तो नागार्जुन सागर, सॉरी नागार्जुन सागर शैशलम। और फिर इंडिया में सबसे स्मॉलर कौन सा है? तो बोर टाइगर रिजर्व। टोटल इंडिया में एज पर टाइगर सेंसस 2022 लेटेस्ट वही है, 80% जितनी टाइगर की पॉपुलेशन पूरी वर्ल्ड की इंडिया में ही है। और जो ये मैं सेंसस बोला, टाइगर सेंसस कब होता है? तो हर 4 साल में सेंसस होता है, एवरी 4 years सेंसस। और जो मध्य प्रदेश में भी नया है तो हमारा क्या बन जाएगा? देखो मस्त कोड बन गया अभी हमारा, ठीक है। तो कान्हा और राता पानी, अभी वही है ना राता पानी, तो कान्हा राता, राता को हम राधा याद कर लेंगे, तो कान्हा और राता माधव दुर्गा, कान्हा राता माधव दुर्गा संजय और पन्ना, सात पेंच बांधा। ठीक है, तो 3 लड़का लड़की के ग्रुप हो गए और आखिर में 7 पेंच बांधा। उससे हमारे सारे टाइगर रिजर्व हो गए। कैसे हो गए? सबसे पहले कान्हा टाइगर रिजर्व, फिर रातापानी टाइगर रिजर्व, फिर माधव टाइगर रिजर्व, दुर्गावती टाइगर रिजर्व, फिर संजय गांधी टाइगर रिजर्व, पन्ना टाइगर रिजर्व, सतपुरा टाइगर रिजर्व, पेंच टाइगर रिजर्व और बांधव टाइगर रिजर्व। ठीक है, ये सारे के सारे मध्य प्रदेश के हमारे टाइगर रिजर्व हो गए। और याद क्या रखना है, जो पेंच है ना वो मध्य प्रदेश में भी है और महाराष्ट्र में भी है, दोनों में पड़ता है, ठीक है। और दूसरा, माधव अभी तक बना नहीं है, इनलाइन है, बट बन जाएगा, इसलिए आप याद कर सकते हो, ठीक है। तो इंडिया में टोटल कितने हो जाएंगे भाई? माधव के बनने के बाद 58 हो जाएंगे, अभी के लिए कितने हैं? तो 57 है। और जाता पानी से पहले कौन ऐड हुआ था? तो गुरु घसीदास ऐड हुआ था, 56 था वो, छत्तीसगढ़ का। ठीक है, अभी आपको याद रहेगा कान्हा राधा माधव दुर्गा संजय पन्ना सात पेंच बांधा, दैट्स इट। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं, ठीक है। यही था जो मैंने ऊपर, ऊपर भी यही सब है, ये जो नीचे बताया ना वही देख लीजिए यहाँ पे, कि कान्हा सतपुरा बांधवगढ़ पेंच संजय दुबरी पन्ना वीरांगना दुर्गावती, ठीक है, यही सब है। और माधव यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है क्योंकि वो अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है, ठीक है।
ये कहाँ पे है टाइगर रिजर्व रातापानी? तो मध्य प्रदेश के अंदर है। यहाँ से कौन सी इंपॉर्टेंट साइट यहाँ पड़ती है? तो वर्ल्ड हेरिटेज साइट भीमबेटका के रॉक शेल्टर्स यहाँ पे पड़ते हैं। फिर गिनोगढ़ फोर्ट, फिर पौ कैंप, कैरी महादेव और जौलियापुर डैम, ये सब यहाँ पे पड़ता है। फिर इसके फ्लोरा फौना की बात करें तो 55% ऑफ इसका एरिया है वो टीक से ढका हुआ है, टीक पेड़ की स्पीशीज है। फिर मेजर एनिमल टाइगर, लेपर्ड, स्लॉथ बियर, हाइना, स्लॉथेड डियर, स्पॉटेड डियर एंड सांबर डियर। फिर प्रोसेस क्या होती है टाइगर रिजर्व डिक्लेयर करने की? सेम जो मैंने बात की है, स्टेट गवर्नमेंट सबसे पहले बोलेगी, ठीक है। फिर प्रपोजल उसका अप्टेन करेगा एनटीसीए, एनटीसीए उसको एग्जामिन करेगा और फिर उसकी एग्जाम रिकमेंडेशन के थ्रू, यहाँ पे एनटीसीए की रिकमेंडेशन लिखी है बट नहीं, ये गलत है। एनटीसीए फॉरवर्ड करेगा एनवायरमेंट मिनिस्ट्री को और फिर एनवायरमेंट मिनिस्ट्री रिकमेंड करेगी स्टेट को और फिर वो नोटिफाई करेगा, ठीक है। वो एक्चुअली रेगुलर है। इंडिया के गवर्नमेंट की बात करें प्रोजेक्ट टाइगर को प्रोटेक्ट करने के लिए, तो प्रोजेक्ट टाइगर हम लेके आए हैं। सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है, मतलब कि पैसा सेंट्रल और स्टेट में बांटा जाता है। फिर कंजर्वेशन अश्योर्ड टाइगर स्टैंडर्ड्स, कैट्स, ये ग्लोबल है। कैट्स के अंदर क्या होता है, तो जिस एरिया में टाइगर को बहुत अच्छी तरीके से कंजर्व किया जाता है वैसे एरिया को ये लोग नोटिफाई करते हैं। इंडिया के अंदर ऐसे 23 टाइगर रिजर्व को नोटिफाई किया हुआ है, एक्रीडेशन मिलता है, ठीक है। तो कैट्स की एक्रीडेशन मिले हुए 23 टाइगर रिजर्व हमारे पास है। और फिर हमारा एक अलायंस है इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, जिसमें हम अगेन क्या करते हैं, जो बिग कैट्स है हमारी, टाइगर, लायन, लियोपार्ड, उसको प्रोटेक्ट करने की, उसके लैंडस्केप, उसका जो भी एरिया है उसको प्रोटेक्ट करने की बात करते हैं। दैट्स इट, ठीक है। ये भी हमारा पूरा हो गया, उसमें कुछ खास था नहीं, बस आपको जो टाइगर रिजर्व है वो याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर है रिपोर्ट टाइटल्ड स्टेपिंग बैक फ्रॉम प्रेसिपाइस या फिर प्रेसिपाइस। इन शॉर्ट बोल क्या रहे हैं देखिए। सबसे पहले रिपोर्ट कौन कौन लेके आया था, तो यूनाइटेड नेशन कॉम्बैट कन्वेंशन ऑन कॉम्बैट डिसर्टिफिकेशन। अब यहाँ मुझे कमेंट सेक्शन में ये बता दीजिए, ये यूएनसीसीडी है ना, वो कब बना हुआ है? और इसके साथ और दो बॉडी बनी थी, मतलब अ, चलो मैं बता ही देता हूँ। एक यूएनसीसीडी बना, फिर एक यूएन ट्रिपल एफ सी बना, और तीसरा बना है हमारा यूएनसीबीडी, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, ठीक है। और ये है क्लाइमेट चेंज। ये तीनों के तीनों एक साथ ही बने थे, पर किधर बने थे ना, बस मुझे ये बता दीजिए अपने कमेंट में कि कौन सी कॉन्फ्रेंस के थ्रू ये बने थे, कब बने थे, वो आपको मुझे बताना है, ठीक है। चलिए, तो इसी की रिपोर्ट आई थी और इन्होंने क्या बोला है कि अर्थ की जो स्टेबिलिटी है वो डिपेंड करती है सेंट्रलिटी ऑफ लैंड। क्यों लैंड? क्योंकि लैंड ही है जो सबसे इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे ही हमारे क्लाइमेट रेगुलेट होता है, बायोडाइवर्सिटी है, फ्रेश वाटर सिस्टम, फूड, वाटर, रॉ मटेरियल सब यहाँ पे ही मिलता है। तो अपने लैंड अगर ठीक से रखा तो अर्थ की स्टेबिलिटी मेंटेन रहेगी। ऊपर से क्या है, इस लैंड के अंदर ही हमारे 9 में से 7 प्लानिटरी बाउंड्रीज पड़ती है। अभी प्लानिटरी बाउंड्रीज क्या होती है भाई? प्लानिटरी बाउंड्री मतलब प्लानिट की कुछ ऐसी बाउंड्रीज या फिर कुछ ऐसे हमने बाउंड्री डिसाइड करके रखी है, वो बाउंड्री अगर थ्रेशोल्ड उसका जो भी हमने सेट किया है वो एक्सीड कर जाता है ना, तो अर्थ का जो स्टेबिलिटी है वो बिगड़ना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसी इस बाउंड्रीज को हमें प्रोटेक्ट करके रखना है। ओके, एग्जाम्पल से समझते हैं तो आप समझ जाओगे जल्दी से। यहाँ पे देख लीजिए, ये फोटो तो देखो बकवास है विजन का, हम इसको देखेंगे। इसको देखो कि कौन कौन सी बाउंड्रीज की हम बात कर रहे हैं। देखो सबसे पहले 9 एलिमेंट्स है, ठीक है। 9 हमारी बाउंड्री है। वन सॉरी 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। देखो 9 में कौन कौन से आती है, तो सबसे पहले 1 में क्लाइमेट चेंज। तो यस, क्लाइमेट चेंज इज बाउंड्री, राइट। क्लाइमेट चेंज बहुत ज्यादा हो गया तो अर्थ पूरी खत्म हो जाएगी। हम बहुत बात करते हैं क्लाइमेट चेंज के बारे में। फिर एक है ओशन एसिडिफिकेशन, देन अगेन इट इज बाउंड्री, क्योंकि ओशन एक हद से ज्यादा अगर एसिडिफाइज हो जाता है तो उधर की सारी पॉपुलेशन ही मर जाएगी, और अगेन वो मर जाएगी तो पूरी सप्लाई चेन हमारी खत्म हो जाएगी, जो ह्यूमन चेन सॉरी जो फूड चेन है वो खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो वो भी दिक्कत है। फिर बायोकेमिकल फ्लोज, फिर है फ्रेश वाटर चेंज, लैंड सिस्टम चेंज, फंक्शनल बायोस्फीयर इंटीग्रिटी है। फिर नोवल एंटिटीज है। नोवल एंटिटीज में क्या आता है भाई, तो प्लास्टिक हो गया, कि प्लास्टिक भी आप एक हद से ज्यादा पोल्यूशन करोगे तो खत्म हो जाओगे। फिर है स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन डिप्लीशन। अगेन स्ट्रेटोस्फियर अगर ओजोन आपका लगातार डिप्लीट हो जाता है तो क्या होगा, सनलाइट ज्यादा आती जाएगी, वार्मिंग ज्यादा हो जाएगी, ओजोन ज्यादा आएगा, आपको स्किन कैंसर हो सकते हैं, क्योंकि ओजोन होता है उसमें यूवी रेज होते हैं, यूवी रेज वो भी हो सकता है। फिर एटमॉस्फेरिक एरोसोल लैंडिंग। तो ये सब ऐसी चीजें हैं
कि एक लिमिट से ज्यादा अगर हो जाती है तो पूरी अर्थ को तबाह कर देगी, ठीक है। इसीलिए हमने इस सब की बाउंड्रीज सेट करके रखी है। देखो ये है सेफ ऑपरेटिंग बाउंड्री, ठीक है, ये हमने सेट करके रखी है। बट दिक्कत क्या है, ये जो 3 है ना, ये 3 तो कवर में है। ये जो बाउंड्री थी उसके देखो कम है, उसके लेवल इतने इतने लेवल ही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बाकी सारे के सारे देखो बाउंड्री से कितना ऊपर जा चुके हैं। जैसे कि ये बायो इकोलॉजिकल हम फ्लो देखें, बायो जियो इकोलॉजिकल, तो देखो इतना उसकी बाउंड्री थी और यहाँ पे पहुंच रहा है। या फिर क्लाइमेट चेंज में हम देखें तो सीओटी की ये बाउंड्री थी और सीओ2 इधर तक पहुंच गया है, इतना एक्सीड। फिर रेडियो एक्टिव फोर्सिंग की इतनी एक्सीड। तो सारी की सारी जो ये जो एलिमेंट्स हैं 6, 9 में से 6, वो एक्सीड कर दी है अपनी बाउंड्री। तो इसलिए हम क्या बोल रहे हैं कि अभी जो बचा हुआ है ना उसको प्रोटेक्ट करके रखो। ऑलरेडी आप लिमिट तो एक्सीड कर दिए हो। और इसीलिए हम बात करते रहते हैं कि भाई क्लाइमेट चेंज को कम करो, प्लास्टिक पॉल्यूशन को कम करो, लैंड सिस्टम को आप इम्प्रूव करो, पर हम कर नहीं पाते हैं, ठीक है। चलिए, तो आप ये समझ गए बाउंड्रीज क्या होती है, इसको हमें कंट्रोल कैसे करना है भाई। कंट्रोल तो ठीक है भाई, सबसे पहले कैसे ये बिगड़ रही है, तो लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है। हम लगातार ह्यूमंस इतना सारा डिफोरेस्टेशन करते जा रहे हैं अपनी जरूरतों के लिए, तो उससे दिक्कत हो रही है। अर्बनाइजेशन इतना हो रहा है, अर्बनाइजेशन होता है ना तो भी ये सब चीजें होती है। क्यों, क्या होगा, बहुत सारी बिल्डिंग बनेगी, उधर बहुत सारे लोग रहने आएंगे तो क्लाइमेट चेंज होगा, CO2 इमिशन ज्यादा होगा, लैंड सिस्टम चेंज हो जाएगी, ठीक है, फ्रेश वाटर चेंज हो जाएगा क्योंकि ज्यादा कंज्यूम होगा ना ये सब चीजें, तो हो जाएगा। और फिर इम्पैक्ट क्या पड़ता है, तो लैंड डिग्रेडेशन से ही सिर्फ हमारा ऐसा हम एरिया है, तो एरिया हमारा जा चुका है ग्लोबली 15 मिलियन जितना। और जिससे कितना नुकसान हो जाता है, तो अप्रॉक्स 6 से लेकर 10 ट्रिलियन तक US डॉलर एन्युअली हमारा नुकसान हो जाता है। अब सोचिए सिर्फ डिग्रेडेशन से ही, मतलब हम सिर्फ डिग्रेडेशन रोक दें तो इतना खर्चा हमारा बच जाएगा। तो अगर खर्चा बच रहा है उसका मतलब क्या है कि हमारी इनकम इतनी हो जाएगी, ठीक है। तो ये भी फैक्टर हमें ध्यान रखना चाहिए कि आप हमेशा जो इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करते हो, आप एक लेवल तक अगर सिर्फ क्लाइमेट को बचा लिए ना तो उसके थ्रू भी आप अपनी ग्रोथ कर सकते हो। तो ये सब आपको खुद समझना है, ठीक है, अपने दिमाग को थोड़ा खोलना है कि हाँ भाई ऐसा होता है। फिर रिकमेंडेशन क्या बोलिए, एनेबल कीजिए फैक्टर्स लाइक इकोनॉमिक इंसेंटिव्स देना, रिसोर्स यूज राइट्स, इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन बिटवीन एक्टर्स, फिर सब्सटेंशियल पब्लिक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट करना ताकि हम प्राइवेटाइज कर पाए सस्टेनेबल लैंड यूज को और नेशनल इंटरनेशनल फंडिंग्स प्रोवाइड हो पाए। और फिर साइंटिफिक फ्रेमवर्क बनाना है, जैसे कि प्लानिटरी बाउंड्रीज कैन सर्व एज अ प्रैक्टिकल गाइड फॉर अ पॉलिसी मेकर टू मेक एविडेंस बेस्ड पॉलिसी डिसीजंस। अभी देखो ये लाइन है ना, ऐसी लाइंस को आपको यूज करना है। कैसे, अभी मैं बताता हूँ। कोई भी क्वेश्चन पूछा गया, आप इसको सिर्फ हटा दो, प्लानिटरी बाउंड्रीज को हटा दो, कोई भी क्वेश्चन है, जैसे ये वुमन का क्वेश्चन है तो आप क्या लिख सकते हो, वुमन कैन सर्व एज अ प्रैक्टिकल गाइड फॉर पॉलिसी मेकर्स टू मेक एविडेंस बेस्ड पॉलिसी डिसीजन। अभी मैं बोलता हूँ ये क्वेश्चन है AI के ऊपर, तो लिखिए AI कैन सर्व अ प्रैक्टिकल गाइड फॉर पॉलिसी मेकर। फिर ये साइंस के ऊपर है तो साइंस कैन सर्व एज अ प्रैक्टिकल गाइड। कुछ भी है, ये लाइन को आप हर जगह यूज कर सकते हो। तो सब ऐसी लाइंस जो है अपने दिमाग में रखिए कि हाँ भाई ऐसा हम लिख सकते हैं। चलिए अभी आगे देखते हैं, ऑयल फील्ड रेगुलेशन डेवलपमेंट अमेंडमेंट बिल। अगेन बिल है, तो इतना ध्यान से नहीं देखना है। क्यों, क्योंकि बिल में चेंजेस होंगे और फिर जाके ये एक्ट बनेगा और फिर हम इन्फोर्स होगा। अब तब हमें फिर से पढ़ने में 2-2 3-3 बार आने वाला है। तो अभी के लिए थोड़ा उड़ा के देख लेना है, ठीक है। किसके लिए बिल आया था भाई, तो ऑयल फील्ड के जो भी हम होता है पेट्रोलियम एक्सट्रैक्शन, उसके रिलेटेड बिल आया था कि एक्सप्लोर एक्सट्रैक्ट कैसे करना है। हमने सबसे पहले तो मिनरल ऑयल की जो डेफिनेशन होती है उसको एक्सपेंड कर दिया है। अब उसके अंदर पेट्रोलियम और नेचुरल गैस के साथ साथ हाइड्रोकार्बन्स आ जाते हैं, कोल बेड मीथेन आ जाता है, शेल गैस आ जाता है, ठीक है। और क्लेरिफाई किया है कि मिनरल ऑयल विल नॉट इंक्लूड कोल, लिग्नाइट एंड हीलियम, ठीक है। तो ध्यान रखना, अगर क्वेश्चन पूछा जाता है ना, उधर आएगा ना कि मिनरल ऑयल के अंदर हाइड्रोकार्बन्स आते हैं या फिर कोल्ड बेड मिथेन आता है, तो आपको लगेगा नहीं यार ऑयल के अंदर मिथेन और हाइड्रोकार्बन, बट आता है, तो थोड़ा ध्यान से। और हाँ, क्या नहीं आता है ना ये भी याद रखना है, ठीक है, ये वाला भी ध्यान रखना है कि हाँ ये नहीं आता है। फिर पेट्रोलियम लीज दे दी है, कॉन्सेप्ट ऑफ पेट्रोलियम लीज हम लेके आए हैं, जिसमें हम प्रोस्पेक्टिंग, एक्सप्लोरेशन, डेवलपमेंट, प्रोडक्शन, मार्केटिंग, मर्चेंटिंग, कैरिंग अवे, डिस्पोजिंग मिनरल ऑयल्स, ये सबको देखेंगे। फिर सेंट्रल गवर्नमेंट भी अपने रूल्स मेकिंग बना सकती है, किसके रिलेटेड, तो मर्जर के रिलेटेड, फैसिलिटी शेयरिंग के रिलेटेड, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, डिस्प्यूट रिजोल्यूशन। फिर हम इंट्रोड्यूस की हैं पेनल्टीज और डीक्रिमिनलाइज कर दिया है हमने प्रोविजंस को। क्यों, क्योंकि देखो पहले क्या होता था कि कोई माइनिंग के रिलेटेड कुछ
प्रोविजंस ऐसे थे कि आपने को उसको वायलेट किया है तो आपको जेल हो सकती थी, बट अभी हमने इसको हटा दिया कि भाई जेल वेल नहीं, उसका अच्छा है कि पेनल्टीज लगा दो। जब से ना हम जन विश्वास बिल लेके आ गए ना, जन विश्वास बिल, बिल नहीं अभी तो एक्ट है, सॉरी यार, जन विश्वास एक्ट, सॉरी, 2023, उसमें बहुत सारे एक्ट हैं जिसको हमने डीक्रिमिनलाइज कर दिया। उसको डीक्रिमिनलाइज किया मतलब उसमें से जेल वाली हटा दी सब चीजें और पेनल्टीज ऐड कर दी। तो ये अच्छा है वैसे कि फालतू के जो छोटे मोटे क्राइम होते हैं उससे किसी को जेल ना हो, बस पेनल्टी से वो बंदा निकल जाए, ठीक है। और फिर एजुडिकेशन ऑफ पेनल्टीज भी आप कर सकते हैं, कैसे? तो अपीलेट ट्रिब्यूनल स्पेसिफाइड इन पेट्रोलियम नेचुरल गैस बोर्ड रेगुलेटरी बोर्ड एक्ट 2006। ओके ठीक है, अभी इसी को हम देख लेते हैं, ये पेट्रोलियम नेचुरल गैस बोर्ड के बारे में। तो ये किस एक्ट के थ्रू बना है? तो ये बना है पेट्रोलियम नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड एक्ट 2006, सेम। और एक्ट के थ्रू बना है उसका मतलब क्या है कि ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है और उसका स्थान मतलब किसी भी बॉडी की जगह हमने कॉन्स्टिट्यूशन में दी रखी है, उसके लिए एक पर्टिकुलर कोई आर्टिकल है, तो उसका मतलब क्या होगा कि ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। और समझ लीजिए कोई कॉन्स्टिट्यूशन में भी नहीं है, कोई एक्ट के थ्रू भी नहीं बनी है, फिर भी बॉडी एग्जिस्ट करती है, तो हो सकता है कि वो एग्जीक्यूटिव बॉडी हो, मतलब कि किसी एग्जीक्यूटिव के ऑर्डर के थ्रू बनी हो। ओके, फिर फंक्शंस में भाई हम रिफाइन, ट्रांसपोर्टेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, ये सब काम ये देखती है। और फिर इंश्योर करती है कि कॉम्पिटिटिव मार्केट बनी रहे फॉर गैस। और एट लास्ट इसके अंदर अपीलेट बॉडी भी है, अपीलेट ट्रिब्यूनल फॉर इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। मतलब आप इसके लिए इसने कोई भी डिसीजन दिया है उससे आप सेटिस्फाइड नहीं हो तो आप कहाँ पे जा सकते हो? तो ट्रिब्यूनल फॉर इलेक्ट्रिसिटी के अंदर जा सकते हो। ये देखो क्वेश्चन अगेन याद रखना है, कैसे? समझ लीजिए प्रीलिम्स में यही पूछा जाता है, ये पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के बारे में, और दूसरा स्टेटमेंट वो हो कि भाई इससे सर्टिफाइड ना हो तो आप ट्रिब्यूनल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में जा पाओगे, तो आपको लगेगा नहीं यार ये गैस और पेट्रोलियम की बात है और इलेक्ट्रिसिटी कहाँ। तो ये सब ऐसे याद रखने फैक्ट जो आप लिंक नहीं कर पाते हो, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। फिर भाई फसई ने इशू की है एडवाइजरी फॉर ई कॉमर्स फूड बिजनेस ऑपरेटर्स। क्या बात कर रहे हैं? देखो बहुत सारे जो ई कॉमर्स साइट्स है जैसे कि अमेजोन है, फ्लिपकार्ट है, यहाँ पे बहुत सारे जो वेंडर्स होते हैं वो खाने पीने की भी चीजें बेच रहे होते हैं, ठीक है। तो भाई फसे ने उसके लिए एडवाइजरी इशू की है। सबसे पहला क्या है, तो आपको भी रेगुलेटरी कॉम्प्लायंस मेंटेन करना है फसे के रेगुलेशन 2020 के साथ। फिर आपको फिजिकल लेबल्स लगाने हैं टू अवॉइड मिसलीडिंग कंज्यूमर, मतलब कोई भी ऐसे फिजिकल लेबल आप नहीं लगाओगे जिससे कंज्यूमर में आपको बेवकूफ बना रहे हो, दैट्स इट, वो नहीं करोगे, ठीक है। फिर फसई सेफ्टी एंड हाइजीन को आपको फॉलो करना है। क्यों? क्या फॉलो करना है, तो आखिर में जो बंदा डिलीवरी देने जा रहा है ना उसको भी पता हो कि किस तरीके से हाइजीन मेंटेन होना चाहिए, ठीक है। तो उसके आप ट्रेनिंग प्रोवाइड करो। फिर शेल्फ लाइफ रिक्वायरमेंट कि आपकी जो भी प्रोडक्ट बिकी जा रही है, बेची जा रही है, उसमें 30% ऑफ शेल्फ लाइफ तो रिमेनिंग होनी ही चाहिए, ठीक है। ऐसा ना हो कि मैंने लिया है और 2 दिन बाद को उसकी एक्सपायरी है, क्योंकि मैं बदल भी नहीं सकता हूँ, या फिर समझ लीजिए 10 दिन बाद एक्सपायरी है और मेरे पास रिटर्न तो सिर्फ 7 डे का था, तो खत्म वो प्रोडक्ट। यानी कि 30% जितनी सेल्फ लाइफ उसकी होनी चाहिए और एटलीस्ट 45 डेज जितना एक्सपायरी टाइम मिलना चाहिए मुझे, तो हो सकता है। और फिर सेलर की अकाउंटेबिलिटी भी है, वो डिस्प्ले करे फसई के लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन को, अगर वो नहीं करता है वो तो उसकी गलती है। ओके, तो ये सब क्या है कि ऑनलाइन जो भी खाने पीने का सामान बेच रहे हैं उससे रिलेटेड है। ओके चलिए, सिग्निफिकेंस क्या है इसका, तो सेफ्टी, क्वालिटी, ऑथेंटिसिटी सब मेंटेन करेगा, ट्रांसपेरेंसी, ट्रस्ट बिल्ड करेगा, और फूड बॉर्न इलनेसेस जो हो रही है उसको ये कम करेगा। और फसे के बारे में हम देख लेते हैं अभी। तो वही फूड स्टैंडर्ड सेफ्टी अथॉरिटी ऑफ इंडिया किसके थ्रू बना है, तो फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स एक्ट 2006 के थ्रू। किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंदर। मेन इसका काम क्या है, तो फूड की सब चीजों को रेगुलेट करना, मैन्युफैक्चरिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, स्टोर, सेल, सबके स्टैंडर्ड और रेगुलेशंस ये प्रोवाइड करता है। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर देखें तो एक इसके अंदर चेयरमैन रहेगा और इसके साथ 21 मेंबर्स रहेंगे। और ये जो 21 मेंबर्स है ना उसमें भी रूल क्या है, जो 1/3 है वो सिर्फ वुमन होनी चाहिए, ठीक है। 1/3 मतलब कितनी, 21 मेंबर्स है, 1/3 निकालोगे मतलब 7 जितनी वुमन होनी चाहिए, दैट्स इट। और हाँ, ये जो फसई के जो मेंबर्स और चेयरपर्सन है उन सबको अपॉइंट कौन करेगा, तो वही सेंटर करेगा, ठीक है। सेंटर अपॉइंट करेगा। और जो मेंबर्स होते हैं, इस दूसरा क्या क्राइटेरिया है, ये जो मेंबर्स होते हैं ना उसमें
सारे मेंबर्स जो होते हैं वो मिनिस्ट्री के मेंबर होते हैं, अलग-अलग मिनिस्ट्री के। भाई मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स हो गई, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर हो गई, मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल हो गई। वैसे सबसे हमने 1-2 मेंबर लिए होते हैं, ठीक है? 1-2 तो नहीं, एक ही मेंबर लिया होता है, ठीक है? उससे हम टोटल 21 बना देते हैं और उसमें भी क्या है 7 वुमन होनी चाहिए, ठीक है? ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। फिर है प्लास्टिक पॉल्यूशन ट्रीटी नेगोशिएशन अर्जन इन बुसान साउथ कोरिया। ओके, सबसे पहले क्या बात चल रही है कि प्लास्टिक पॉल्यूशन ट्रीटी हम बना रहे थे, जो साउथ कोरिया में मीटिंग चल रही थी वहां पे, बट ये बंद हो गया है बीच में ही। क्यों बंद हो गया भाई? मतलब बीच में ही क्यों रोक देना पड़ा हमें? तो देख लीजिए यहाँ पे कि छोटी-मोटी जो कंट्रीज़ है, वही उसके खिलाफ हुई कि भई ये जो प्लास्टिक ट्रीटी बना रहे हो ना, वो ठीक नहीं बना रहे हो। कैसे? सबसे पहले तो अनक्लियर डेफिनिशंस है। आपने जो लैंग्वेज चूज़ की है वो ठीक नहीं है। आपने क्लियरली बताया ही नहीं है कि किस चीज़ को माइक्रोप्लास्टिक बोलते हैं, नैनो प्लास्टिक बोलते हैं, प्राइमरी प्लास्टिक पॉलीमर्स बोलते हैं मतलब कि पीपीपी बोलते हैं, या फिर रिसाइक्लिंग को क्या बोलते हैं। अगर क्लियरली डिफाइन नहीं करोगे तो काम कैसे चलेगा? और दूसरा क्या है, ये ट्रीटी के अंदर प्रोडक्शन की कैप लगा रहे थे, मतलब कि आप इतना ही प्लास्टिक प्रोड्यूस कर सकते हो, उसकी लिमिट लगा रहे थे। तो इंडिया, चाइना जैसी कंट्रीज़ ने उसको अपोज़ किया कि नहीं भाई ऐसे नहीं कर सकते हो। क्यों? क्योंकि अभी हम तो डेवलप कर रहे हैं ना, और आप बोल दो कि भाई इसके ज़्यादा आप प्लास्टिक नहीं बना पाओगे, तो कैसे चलेगा? हमारा तो कोई भी चीज़ बनती है उसमें एटलीस्ट रैपर तो प्लास्टिक का आता है। और ऊपर से इंडिया ने तो सिंगल यूज़ प्लास्टिक भी बंद करके रखा है, फिर भी आप बोलो कि नहीं भाई आप प्लास्टिक नहीं यूज़ कर पाओगे, तो हम ग्रो कैसे करेंगे? इसलिए हमने इससे अपोज़ कर दिया और इसीलिए ये ट्रीटी भी रुक गई, क्योंकि बहुत सारे देश ने ये किया। ये ट्रीटी का रूट क्या है, किधर से आई थी? तो यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट असेंबली हुई थी, उधर से आई थी। और ये क्या होगा, ये बनती है तो ये लीगली बाइंडिंग इंस्ट्रूमेंट होगी फॉर प्लास्टिक पॉल्यूशन, ठीक है? चलिए, इंडिया का स्टांस भाई क्या था, क्यों हमने किया? सबसे पहले तो हमारे डेवलपमेंट के ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा, वो हमने आपको बता दिया। फिर भाई डिफाइनिंग स्कोप, इन लोगों ने ठीक से स्कोप डिफाइन नहीं किया हुआ है, वो भी हमने आपको बता दिया। फिर भाई फेज आउट करना है पीरियड, कि उन्होंने कोई फेज आउट डेट को सपोर्ट नहीं किया कि भाई ऐसा नहीं है कि जैसे ट्रीटी बोल रही है, एग्जांपल मैं बता रहा हूँ कि ट्रीटी बोले कि 2030 तक हम हटा देंगे, बट इंडिया रेडी नहीं है ना कि 2030 तक वो हटा दे। तो कोई डेट फिक्स कर लेना, कोई सेंस नहीं बनता है हमारे लिए। और एट लास्ट प्रोविजन ऑफ फाइनेंशियल एंड टेक्निकल असिस्टेंस की कोई खास बात नहीं की गई। और हमने बोला कि भाई हम डेवलपिंग कंट्रीज है तो हमें एटलीस्ट फाइनेंशियल और टेक्निकल थोड़ी तो हेल्प चाहिए होगी, वो आप नहीं दे सकते हो तो कैसे चलेगा, ठीक है? इसलिए हमने इसको अपोज कर दिया। ओके, अभी प्लास्टिक पॉल्यूशन के बारे में देख लेते हैं। तो ग्लोबली 460 मिलियन मेट्रिक टन जितना प्लास्टिक प्रोड्यूस होता है एवरी ईयर, जिसमें से भी 19 टू 23 मिलियन जितना प्लास्टिक होता है वो लीक होता है इनटू एक्वाटिक सिस्टम, मतलब ये एक्वाटिक इकोसिस्टम के अंदर जा रहा है तो पूरी एक्वाटिक लाइफ है उसको खराब कर देगा, फूड चेन खराब करेगा एक्सेट्रा, वो सब आपको पता है। और बाकी सब आपको पता ही है, ठीक है? प्लास्टिक से क्या होता है, ये हैबिटेट खराब करेगा, नेचर खराब करेगा, क्लाइमेट चेंज कर सकता है, मिलियंस पीपल की लाइवलीहुड पे ये इफेक्ट पड़ सकता है, सोशल वेलबींग और प्रोडक्शन कैपेबिलिटीज फूड की सब पे इम्पैक्ट पड़ेगा, ठीक है? लिंक विद क्लाइमेट चेंज करें तो 98% ऑफ जो सिंगल यूज प्लास्टिक है वो सारा का सारा फॉसिल फ्यूल से आता है। तो फॉसिल फ्यूल कार्य करते हैं, ये इमिशन करते हैं, तो अगेन इससे क्या होगा, हमारी ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी, ग्रीन हाउस गैस का इमिशन बनेगा। दैट्स इट। चलिए, ओके, सो सारे हमारे बड़े न्यूज़ हो गए, शायद कोई बाकी तो नहीं है। हाँ भाई, शायद कोई भी बाकी नहीं है, शायद क्या पक्का नहीं है। अभी सॉरी, अभी हम अपना आंसर डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, क्वेश्चन में सबसे पहले पूछा गया था 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, मतलब कि आपको 2 पेज हाईएस्ट भरने हैं और लीस्ट आपको 1 एंड 1 एंड हाफ भरना है, 1.5 पेज भरना है। ओके, फिर पूछा क्या गया है कि मेन कॉन्स्ट्रेंट क्या है ट्रांसपोर्ट और मार्केटिंग के इन एग्रीकल्चर प्रोड्यूस इंडिया। ओके, मतलब हम एग्रीकल्चर में जो भी चीज बना रहे हैं उसको ट्रांसफर करने में और मार्केटिंग करने में हमें क्या क्या दिक्कतें आ सकती है, दैट्स इट। अभी देखो, आपका आंसर तब तक होलिस्टिक नहीं हो सकता है जब तक आप उसके सॉल्यूशन भी ना बताओ। कोई क्या करते हैं कि भाई सिर्फ चैलेंजेस पूछे है ना, तो चैलेंजेस डिस्कस कर देते हैं, बात खत्म हो गई। तो ऐसे नहीं चलेगा, आपका जो भी आंसर हो रहा है लास्ट में आपको पॉजिटिव साइड तो दिखानी ही होगी, या फिर आपको रिकमेंडेशन तो दिखानी ही होगी कि हाँ भाई ये रिकमेंडेशन है, ऐसे हम इसको इम्प्रूव कर सकते हैं। तब जाके जो आपकी इमेज होती है ना वो अच्छी बनती है, और वो जरूरी भी है। और दूसरा क्या है, देखो इस क्वेश्चन में दूसरे कोई डायमेंशन है नहीं, सिर्फ एक ही डायमेंशन पूछा गया है। तो हमारा फर्ज क्या बनता है, ये ट्रांसपोर्ट को और मार्केटिंग को दोनों को अलग-अलग से लिखा जाए, क्योंकि ऑलरेडी अगर एक डायमेंशन पूछा है उसमें आप एक में ही सब लिख देते हो तो आंसर थोड़ा आपका ओके-ओके हो जाएगा, ठीक है?
ज़्यादा लेना है तो अलग-अलग बता दीजिए। देख लीजिए अभी हमने कैसे बताया हुआ है। मेरा आंसर अगेन 100 आउट ऑफ 100 नहीं है, ये सिर्फ़ मेरा आंसर है, वो मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। ताकि आपको आइडिया है कि यस हाँ, हम ऐसे लिख सकते हैं। और आज मैंने अलग से शेयर किया है, मतलब डिफरेंट वे में लिखा है, बाय डायग्राम लिखा है, फिगर का यूज़ करते हुए। चार्ट बेस्ड आंसर है, ठीक है? सबसे पहले एग्रीकल्चर की बात, कि एग्रीकल्चर भाई 70% ऑफ जीडीपी कंट्रीब्यूट करता है और 55% जितने इसके लिवलीहुड लेते हैं, एम्प्लॉयमेंट लेते हैं। फिर भी स्टिल ट्रांसपोर्टेशन और मार्केटिंग में कांस्टेंट है, जैसे कि अभी देखो ये मैंने चार्ट से बता दिया। ये मैं सिखाने के लिए बताया, कायदे से पैरा में भी लिख सकता था, बट जानबूझ के कि आपको पता चले, क्योंकि होता क्या है कि एग्ज़ाम में ना हर एक आंसर लिखने के लिए आपके पास टाइम नहीं होगा। तो बहुत सारे आंसर ऐसे होंगे जिसको आपको जल्दी लिखना है, कि विदिन 4 मिनट्स लिख दिया है आपने, विदिन 5 मिनट्स या फिर 3 मिनट्स इवन आपको लिखना है, तो आपको ऐसे लिखना ही पड़ेगा। और या फिर इवन 7 मिनट में भी लिखना है, तो भी लिख दीजिए, चार्ट बेस्ड लिखने में कुछ बुराई नहीं है। इवन अब बहुत सारे जो टॉपर हैं, वो सिर्फ चार्ट बेस्ड आंसर ही लिख पाते थे। बाकी उनका पेपर ही कंप्लीट नहीं होता था, फिर भी उन्होंने क्लियर किया, इवन टॉप किया। तो हमें पता है कि हाँ भाई ऐसे लिख तो सकते हैं। तो देखो कैसे लिखना चाहिए। चार्ट आप कई भी टाइप के बना सकते हो। कैसे बना पाओगे? जैसे ट्रांसपोर्ट की बात चल रही है, तो भाई ऐसे बना दो कि ट्रांसपोर्ट के ये हाँ, पैरामीटर चैलेंजेस हो सकते हैं। ये 1, 2, 3, 4, 5 ये एक चार्ट हो गया। फिर आप ऐसे बना सकते हो, ठीक है? फिर भाई आप ऐसे बना सकते हो कि यहाँ पे लिख दिया कॉन्स्ट्रेंट, और फिर ये ऐसे-ऐसे, ऐसे भी हो सकता है। मतलब जैसे भी आपको आता है ना डिज़ाइन, उस डिज़ाइन का यूज़ करते हुए बना सकते हो, ठीक है? ये देख लीजिए यहाँ पे मैंने 2 था, तो ये डिफरेंस के जैसे बना दिया। ये पेड़ वाली डिज़ाइन यूज़ कर ली। देखो यहाँ पे ट्रांसपोर्ट है, यहाँ पे मार्केटिंग है, कि भई फिर उसके पॉइंट्स लिख दिए, पुअर, लैक ऑफ कोल्ड स्टोरेज, स्पिलेज होता है, ट्रांसपोर्ट की कॉस्ट हाई है और इनएडिक्वेट वाटर का वे का यूज़ है। फिर वही मार्केटिंग में तो सबसे पहले तो एक नेशन बेस्ड हमारी मार्केट नहीं है, लिमिटेड पब्लिक इन्वेस्टमेंट है, पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर है, माल प्रैक्टिसेस देखी जा रही है और लैग भी है। और दोनों का एक पॉइंट मैंने मिक्स में लिख दिया कि एक्सपोर्ट के ऊपर हमारा फोकस कम है। तो ये हो गया कि हाँ भाई ये चैलेंजेस है। फिर भाई उसकी रिकमेंडेशन क्या है, कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं? तो भाई एफपीओ को मार्केटिंग में और ज़्यादा प्रमोट कीजिए, वन नेशन वन मार्केटिंग के स्टैंडर्ड्स को इम्प्लीमेंट कीजिए, फिर फार्मर और कंपनीज़ के टाइप कीजिए, एक्सपेंड कीजिए एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंडिंग को। फिर भाई एक और लिख सकते हैं भाई अपेडा का आप रोल बढ़ाइए, कि अपेडा का काम ही क्या है, एक्सपोर्ट्स कर देना, क्योंकि मैंने एक्सपोर्ट का पॉइंट लिखा था ना, तो ये एक्सपोर्ट यहाँ पे जोड़ा जाएगा। फिर देखो जितने भी इन शॉर्ट मैंने ऊपर लिखे ना वही सारे रिकमेंडेशन है। कैसे? मैंने ऊपर बोला था कि मार्केट नहीं है, तो मैंने बोला मार्केट बना दीजिए भाई। फिर बोला था कि इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं और ये काम नहीं कर पाते, तो मैं बोला एफपीओ को प्रमोट कर दीजिए। फिर इन्वेस्टमेंट इतना नहीं आता है, तो बोला भाई प्राइवेट पार्टनरशिप ला दीजिए। और फिर फंडिंग की भी बात में हम इंफ्रास्ट्रक्चर फंड लाइए। तो ऐसे जो आपने चैलेंजेस लिखे हैं ना, उस चैलेंजेस को ही आप इस तरीके से एड्रेस कर सकते हैं। यहाँ पे आप चाहते तो आप गवर्नमेंट इनिशिएटिव भी लिख सकते थे, कि भाई गवर्नमेंट ने ये इनिशिएटिव लिए हुए हैं एक चार्ट में ही। और एट लास्ट में फिर कंक्लूड कर दीजिए कि भाई हाँ, हम कैसे कंस्ट्रेंट को टैकल करते हुए या फिर मेजर्स को पुट करते हुए हम जो अपना एम है फार्मर की इनकम को डबल कर, वो बाई 2020-40-47 में अचीव कर सकते हैं, ठीक है? यही साल मैंने क्यों लिखा? क्योंकि यही साल है हमारा डेवलप्ड होने का जो हमने एम रखा है, ठीक है? डेवलप्ड बाई 2047। इवन ये मैंने सिर्फ डबल लिखा, आप चाहो तो ट्रिपल भी लिख दीजिए, कुछ भी लिख दीजिए, क्या फ़र्क पड़ता है? बट ये आपका इनलाइन होगा कि हाँ भाई ये एम तो है हमारा कि डबल करना, और ये डबल हो सकता है, ठीक है? अभी देखो ये क्वेश्चन कुछ हार्ड नहीं था, इसलिए मैंने चार्ट में लिखा। अगर अच्छा खासा क्वेश्चन होता ना तो मैं चार्ट में लिखता नहीं, वरना वो आपके साथ इनजस्टिस हो जाता कि यार मैंने ठीक से बताया नहीं। ये तो मैंने बस वे ऑफ आंसर बताया कि हाँ भाई इस तरीके से भी लिख सकते हो। ये देखिए पूरे के पूरे आंसर में सिर्फ मैंने चार्ट बना दिया और विद इन 4 मिनट जितना मैंने लिख भी लिया था, 4-5 मिनट जितने में। क्योंकि कोई पॉइंट्स तो लिखने ही नहीं है, ऐसे ही लिखना है, तो आपका जल्दी हो जाएगा। ठीक है चलिए, इतना काफ़ी है, ठीक है? अ, बा आज का ये आंसर है, कल हम इसको फिर से डिस्कस करेंगे, कंटिन्यूड वुमन चैलेंजेस अगेंस्ट टाइम एंड स्पेस। और ना मैं एक आपको सजेशन दे दूँ, ये जो इंस्टीट्यूट्स के आंसर होते हैं ना, उसको कभी भी कॉपी पेस्ट मत मारिए या फिर देखिए भी मत, क्योंकि बहुत सारे उनके आंसर इतने बकवास होते हैं, इवन जो क्वेश्चन की डिमांड होती है ना, वही मैच नहीं कर रही होती है। तो उसको देख के कॉपी पेस्ट मत करना और अपना दिमाग मत घुमाना कि हाँ भई, ये ऐसे ही लिखा जाता है, नहीं वो वैसे नहीं लिखा जाता है। डू रिमेंबर दिस, ठीक है? चलिए अभी हम शॉर्ट न्यूज़ कवर कर लेते हैं। शॉर्ट न्यूज़ छोटी ही है, जल्दी खत्म हो जाएगा। सबसे पहला यूएस ने भी अप्रूव कर दिया हमें एमएच-60R हेलीकॉप्टर्स देने का, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। ये
इंडिया को मिल जाएगा सून। ये जो हेलीकॉप्टर है वो हमें कहाँ पे काम आएगा, तो एंटी सबमरीन वॉरफेयर्स में काम आएगा। फिर सेम टू सेम लिखा है, एंटी सब सरफेस वॉरफेयर्स में काम आएगा। फिर शोर एंड शिप जो ऑपरेट करना होता है उसमें काम आएगा। फिर इसके अंदर भाई क्या क्या चीजें हैं, तो डिजिटल सेंसर्स है, मल्टीमोडल रडार है, इलेक्ट्रॉनिक सपोर्ट्स है, और इलेक्ट्रो ऑप्टिकल इंफ्रारेड कैमराज भी है। ठीक है, नॉर्मल सब बातें हैं। मेनली सिर्फ हमें नाम याद रखना है कि MH60R किससे हम ले रहे हैं, तो यूएसए से ले रहे हैं। फिर नेक्स्ट है हमारा एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए। ओके, सबसे पहले इसी को देख लेते हैं, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए क्या होता है, क्रोमोसोम क्या होता है। सबसे पहले तो यहाँ पे देख लीजिए, तो देखो ये हमारा बॉडी का कंपोजिशन है कि सबसे पहले तो ये मेरा सेल है। ठीक है, सेल जो हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे सेल होते हैं, हमारी पूरी बॉडी सेल से बनी हुई है। इस सेल में जो बीचों बीच होता है वो होता है न्यूक्लियस। ठीक है, अब इस न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस मतलब उसका सेंटर। ठीक है, अब इस न्यूक्लियस के भी अंदर जो हम देखते हैं तो हमें मिलते हैं क्रोमोसोम्स, और ये क्रोमोसोम्स को आप एकदम छोटा छोटा बाइंड कर दो, मतलब एकदम उसके अंदर देखोगे, मतलब तो आपको क्या मिलेगा, तो आपको डीएनए मिलेगा। ठीक है, ये आपका डीएनए स्ट्रक्चर मिल गया है। ठीक है, तो ये जूम जूम करते गए हम, दैट्स इट। और आखिरी में हमें क्या मिला, जीन का स्ट्रक्चर मिला, डीएनए। तो ये जो डीएनए थे वो किसके अंदर थे, क्रोमोसोम के अंदर थे। अभी समझ लीजिए कोई डीएनए जो है हमारे, वो क्रोमोसोम के बाहर है, मतलब वो ठीक से बाइंड हुए ही नहीं है, वो क्रोमोसोम के बाहर रह गए, यहाँ पे रह गया है, समझ लीजिए यहाँ पे रह गया है। तो इसी को हम क्या बोलेंगे, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए। ठीक है, समझ गया ना, क्योंकि क्रोमोसोम के वो बाहर था, वो ठीक से बाइंड नहीं हो पाया था, इसलिए इसका नाम है एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए। अभी ये क्या नुकसान करता है, बहुत ही, क्यों, क्योंकि ये डीएनए तो फिट हो गया था हमारी बॉडी के अंदर, जो एक्स्ट्रा रहा ना वो इधर उधर घूम रहा है, वो तो एक्स्ट्रा है, तो वो आगे जाके कहीं ना कहीं तो दिक्कत देने ही वाला है। कैसे दिक्कत देगा, तो आपने सुना होगा ना कि उसको ट्यूमर हो गया है। ये ट्यूमर होता क्यों है, क्योंकि ये डीएनए कहीं पे बाइंड अप हो जाता है। देखो 90% ऑफ सर्टेन ट्यूमर टाइप्स इंक्लूडिंग बेयर ट्यूमर, लाइपोसर्कोमास, ब्रेस्ट कैंसर, ये सब क्यों होते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए बाइंड अप हो गया होता है, यही करवाता है भाई। फिर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए जो है वो कंटेन करता है मल्टीपल ऑन्कोजीन्स को, और ये ऑन्कोजीन्स ही होते हैं जो हमारी बॉडी में ट्यूमर फैलाते हैं, कैंसर फैलाते हैं, एक्टिवेट करते हैं उसको। तो रे भाई ये कैरी करते हैं इसको, और साथ ही साथ यही प्रमोट करते हैं ट्यूमर ग्रोथ और ड्रग रेजिस्टेंस को। ड्रग रेजिस्टेंस मतलब क्या, कि कोई भी आप दवाई ले रहे हो तो वो दवाई का असर नहीं हुआ है, ड्रग रेजिस्टेंस दिखा रही है हमारी बॉडी। सो दैट्स इट, आपको यही मुझे बताना था। ठीक है, डेफिनेशन देख लीजिए एक्स्ट्रा क्रोमोसोम की, आर स्मॉल सर्कुलर डीएनए फ्रेगमेंट्स दैट फ्लोट फ्रीली इन न्यूक्लियस सेपरेटेड फ्रॉम क्रोमोसोम्स। और ऐसा क्यों होता है, तो कि डीएनए में कुछ एरर हो गया, कोई रेप्लिकेशन के टाइम पे कुछ दिक्कत आ गई थी, तो ये सब हो सकता है। ठीक है, और यही मैंने आपको नीचे भी बताया था, आपने वो देख लिया ना कि हमारा जो ये था उसके बाहर ये घूम रहा है, ये क्रोमोसोम के बाहर ऐसे ही घूम रहा है। तो यही है एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। फिर है साउथ कोरिया मार्शल लॉ। रिसेंटली आप अगर सोशल मीडिया भी यूज करते हैं, ये बहुत वायरल हुआ था कि जो साउथ कोरिया है ना, उसने इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी है और उस पूरे साउथ कोरिया में मार्शल लॉ लगा दिया है। इवन रोड्स पे टैंक्स चल रही है पब्लिक को कंट्रोल करने के लिए। तो बस मार्शल लॉ क्या होता है कि भाई जो जो भी आपकी सिविलियन गवर्नेंस चल रही है, सिविल गवर्नमेंट चल रही है, उसको हटा के मिलिट्री कंट्रोल आ जाएगा। ठीक है, दैट्स इट, नॉर्मल। और ये सॉरी, साउथ कोरिया ने कौन से कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल को यूज करते हुए लगाया, तो आर्टिकल 77 ऑफ साउथ कोरियाज कॉन्स्टिट्यूशन। अभी मुझे ये बता दीजिए, इंडिया में मार्शल लॉ कौन से आर्टिकल के थ्रू लगता है, एकदम कॉमन क्वेश्चन है और कभी भी आ सकता है, तो मुझे आर्टिकल बता दीजिए इंडिया का। ठीक है, चलिए अभी नेक्स्ट देखते हैं, न्यू इनिशिएटिव एट UNCCD COP16। देखो कुछ नहीं है, ये यूनाइटेड नेशन कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन की मीटिंग चल रही थी, और उधर यहाँ मैंने 3 इनिशिएटिव लिए हुए हैं। कौन कौन से लिए हैं, तो रियाद ड्रॉट रेजिलियंस पार्टनरशिप, फिर वर्ल्ड ड्रॉट एटलस, और फिर इंटरनेशनल ड्रॉट रेजिलियंस ऑब्जर्वेटरी। तो मेन बस यहाँ पे क्या काम करना है, ड्रॉट को बस देखना है, दैट्स इट। ठीक है, और हाँ बस याद क्या रखिए, मीटिंग अभी कहाँ पे चल रही है, तो सऊदी अरेबिया में चल रही है, रियाद। दैट्स इट, चलो इतना ही काफी है और कुछ नहीं है। फिर है ऑल इंडिया हाउस प्राइस इंडेक्स HPI। अब ये भाई HPI क्या होता है, हाउसिंग प्राइस इंडेक्स क्या होता है, तो देखो कोई भी कोई बंदा मकान ले रहा है या जमीन ले रहा है, दे रहा है, ठीक है, तो उसका जो भी ट्रांजेक्शन होगा वो गवर्नमेंट में तो रजिस्टर होने ही वाला है। ठीक है, तो बस उसी को यूज करते हुए गवर्नमेंट ये देखती है कि कौन से एरिया में कितना भाई प्राइस चल रहा है, मतलब
समझ लीजिए कि एबीसी एरिया है, उस एबीसी एरिया में मकान में समझ लीजिए 2 बेचने में आए और दोनों की वैल्यू 10 लाख रुपए हुई हो, तो मुझे अंदाजा आ जाएगा कि हाँ भाई एबीसी एरिया में 10 लाख के आसपास रेंज चल रही है भाव की, ठीक है? दैट्स इट। इसी से हाउसिंग प्राइस इंडेक्स बनता है। अभी आप मुझे बताइए क्या एक्चुअली जो ट्रांज़ैक्शन हुआ होता है, कभी भी वो गवर्नमेंट को कोई बंदा दिखाता है? नहीं दिखाता है, ठीक है? क्योंकि उन्हें टैक्स बचाना होता है और इसीलिए क्या होता है कि वो जो अमाउंट गवर्नमेंट में दिखाते हैं, वो भी फॉल्टी होता है, इसलिए जो हाउसिंग प्राइस इंडेक्स बनता है ना, वो भी फॉल्टी बनता है। बट वो अलग बात है, ठीक है? वो सब अलग बात है। यूजुअली कैसे बनता है, वो हमने देख लिया, ठीक है? बेस ईयर इसका क्या है, तो 2010-11 इसका बेस ईयर है, जो हमने 100 गिना हुआ है, उसके ऊपर जो होता है फिर हम बताते हैं कि ये बढ़ गया या घट गया। इसमें हम रजिस्ट्रेशन अथॉरिटीज़ के 10 मेजर सिटीज का डेटा को चेक करते हैं, जैसे कि अहमदाबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, दिल्ली, जयपुर, कानपुर, कोच्चि, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई। और ये कौन इशू करता है? तो आरबीआई इशू रिलीज्ड क्वार्टरली हाउसिंग प्राइस इंडेक्स और इसका इंडेक्स क्या था? तो हमारा इंक्रीज हुआ है बाय 4.3% ईयर ऑन ईयर बेसिस क्वार्टर 2 का, ठीक है? ओके, हटा दीजिए, इतना कुछ काम का नहीं है, ठीक है? इन शॉर्ट हाउसिंग प्राइस इंडेक्स अच्छा रहा है। सबने क्या ग्रोथ दिखाई है? नहीं। कानपुर में डिक्लाइन हुआ है बाय 2%, ये बहुत बड़ा होता है, ठीक है ना? बट ठीक है, जो भी हो। और उधर दिखाया उसका मतलब क्या है, लोगों ने चीटिंग की होगी, फॉल्टी रजिस्टर दिए बताए और फिर गवर्नमेंट ने उसके ऊपर से एचपीआई जो बना है वो भी फॉल्टी बन गया, दैट्स इट। अभी आपको एक्चुअली में अगर वैल्यू निकालनी हो ना आपके एरिया की, तो आप जिधर जिधर भी रह रहे हो एक्स वाई जेड, उधर का एचपीआई देख लेना, ऑनलाइन आपको मिल जाएगा कि भाई हमारे एरिया का एचपीआई क्या है। तो आपको पता चल जाएगा कि जो हमारे एरिया में वैल्यू चल रही है मकान की या फिर जमीन की, वो ये चल रही है। आप इवन आर्ग्यू कर सकते हो अगर आपको लेना है ना, यार हमारे यहाँ तो एचपीआई इतना है, आप कितना ऐसे भाव बोल सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर सुगम्य भारत अभियान, तो ये किसके लिए है? तो पर्सन विद डिसेबिलिटीज जो होती है उनके लिए पर्टिकुलरली है, ताकि एसेसिबल इंडिया कैंपेन को बूस्ट मिल सके। इसका नाम ही वही है, एसेसिबल इंडिया कैंपेन। हिंदी में करो तो सुगम्य भारत अभियान। ये यूनिवर्सल एसेबिलिटी प्रोवाइड करता है इन 3 वाइटल डोमेन। फर्स्ट ऑफ ऑल इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रांसपोर्ट सिस्टम एंड इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी इकोसिस्टम। ओके, मेन इसका फोकस क्या है? तो क्रिएट करना बैरियर फ्री एनवायरमेंट अंडर बैरियर फ्री एनवायरमेंट स्कीम। और फिर हमारी स्कीम है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज, ठीक है? अभी अभी ना इसके अंदर ही सब कुछ आ गया है, ये जो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पर्सन विद राइट ऑफ डिसेबिलिटी है, इसी के अंदर सब आ गया है, ठीक है? ओके, चलिए आगे देखते हैं। मगर इन शॉर्ट आपको ये याद रखना है कि या भाई ऐसा कुछ इनिशिएटिव हमारे पास है। फिर है ट्रॉपिकल प्लांट सुबबुल। तो भाई हमारी इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने ये बताया है कि ये जो प्लांट है ना, उसमें कुछ थेरास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स है, मतलब कुछ पोटेंशियल है कि ये टाइप 2 रिलेटेड डायबिटीज को ठीक कर सकता है, दैट्स इट, ठीक है? कैसे ठीक करेगा? तो ये मैनेज कर सकता है आपके इंसुलिन की रेजिस्टेंस को, इसलिए ठीक आपका हो सकता है, मतलब अच्छा हो सकता है, आपको इनसेट थोड़ा रेजिस्टेंस को मिल सकता है बीमारी के खिलाफ। ओके, ये सुबबुल है वो कहाँ पे मतलब किस तरीके से हमें मिलता है? तो ये फास्ट ग्रोइंग ट्रेडिशनल मेडिसिनल लिग्यूमेंस ट्री है, जो कि नेटिव है ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन की। ट्रेडिशनल ये यूज होती थी एथिकल कम्युनिटीज के द्वारा फॉर न्यूट्रिशनल वैल्यू, लीव, सीड। उसको हम कुक और रो दोनों तरीके से यूज करते थे, सैलेड बना लिया या फिर उसको खाने में यूज कर लिया, सूप बना लिया, कैसे भी, ठीक है? चलिए आगे देखते हैं। फिर है रिस्ट्रिक्टेड रिटर्न इनविट्स। देखो नाम से ही पता चल रहा है, ठीक है? उसको तोड़ दो। सबसे पहले इनविट की बात चल रही है, फिर रिटर्न की इनविट्स में कितना रिटर्न मिलेगा उसकी बात, और फिर रेस्ट्रिक्टेड है। ओके, समझते जाते हैं। सबसे पहले इनविट्स क्या होता है? तो जैसे म्यूचुअल फंड्स होते हैं कि आप अपना थोड़ा सा पैसा डाल दीजिए और फिर वो लोग, वो भी समझाता हूँ भाई म्यूचुअल फंड क्या होता है। देखो सबसे पहले म्यूचुअल फंड समझ लीजिए मैं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, तो होगा क्या कि एक 15-20 लोग होंगे जो कि एक्सपर्ट्स हैं, उन्हें कहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए, कैसे रिटर्न निकलना चाहिए उसमें। वो लोग अपनी ब्रांच खोले हुए हैं म्यूचुअल फंड, ठीक है? वही म्यूचुअल फंड है। अभी मैं बोलता हूँ कि भाई मेरा आप 10 रुपया ले लीजिए, मुझे कुछ पता नहीं चलता है, आप इन्वेस्ट करके देना। तो दैट्स इट। म्यूचुअल फंड यही करेंगे कि मेरा पैसा यूज करते हुए वो कहीं पे भी इन्वेस्ट करेंगे और कितना भी रिटर्न निकालेंगे और उसमें से मुझे कुछ परसेंट जितना रिटर्न दे देंगे, ठीक है? दैट्स इट। तो म्यूचुअल फंड और कुछ भी नहीं है, बट सबके फंड को मिला लेता है। अभी देखो इनके पास ना, ये जो कंपनी है इनके पास मेरा भी फंड होगा, मेरे दोस्त का भी होगा, और अगर उन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ है, वैसे इंडिया में जो जो भी इन्वेस्ट किए हुए हैं सबका पैसा इनके पास होगा। और फिर इनको जहां मर्जी पड़ेगी वहां वो इन्वेस्ट करेंगे, वो गोल्ड में करे, स्टॉक मार्केट में, बॉन्ड में, यूएस मार्केट में, कहीं पे भी।
और फिर सबके जो इसका इन्वेस्टर है उनको भी वो कुछ-कुछ रिटर्न दे देंगे, ठीक है? उसी तरीके से होता है इन्वेट, पर जो इन्वेट होता है ना वो पर्टिकुलरली कहाँ पे इन्वेस्ट करता है? इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के ऊपर, कि यहाँ पे आप अपना पैसा डालिए और ये पैसा कहाँ पे इन्वेस्ट होगा? तो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के ऊपर ये इन्वेस्ट होगा। दैट्स इट, ठीक है? फिर उस प्रोजेक्ट्स के मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट से जो भी रिटर्न आएगा, वो जो भी इन्वेस्टर्स होंगे उनको बाँटा जाएगा। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में क्या आ सकता है? तो आपका रेलवे आ सकता है, रोड आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। इन शॉर्ट वहाँ पे इन्वेस्ट होगा, ठीक है? अभी इसी इन्वेट में जो आपको रिटर्न मिल रहा है, मतलब जो आपको इंटरेस्ट वापस मिलेगा उसको हम बोलेंगे रिटर्न। और ये रिटर्न होता है इधर, वो रेस्ट्रिक्टेड होता है, हर एक में नहीं होता है, हाँ। ये एक टाइप है इन्वेट्स की, रेस्ट्रिक्टेड रिटर्न। बाकी नॉर्मल मिलेगा कि जितना भी मिले, बट ये एक टाइप है रेस्ट्रिक्टेड में। उसमें क्या है कि आपका जो रिटर्न है उसको फिक्स कर लेना है, दैट्स इट। अभी फिक्स कर लेना का मतलब क्या है कि समझ लीजिए कि आपका रिटर्न इन लोगों ने फिक्स कर दिया 10%, ठीक है? और फिर इन्वेट में इन्वेस्ट किया। अभी इन्वेट में इन्वेस्ट तो किया, बट जो रिटर्न मिला ना, वो रिटर्न मिला 8% जितना। तो एक्सपेक्ट तो था आपका 10, मिला 8, तो ये 2% का आपको तो घाटा हो गया, राइट? तो ये जो 2% होगा उसकी भरपाई कौन करेगा? तो वो स्पॉन्सर करेगा। मतलब जो कंपनी होगी जिसके थ्रू आपने इन्वेस्टमेंट किया था, वो आपको बाकी का 2% दे देगा और आपको तो आपके 10% ही मिल जाएगा रिटर्न। बट एग्जाम्पल समझिए कि ये 10 आपको एक्सपेक्टेड था, मिला 20%, तो आपको कितना मिलेगा? तो भी आपको 10 ही मिलेगा, बाकी का 10 वो खुद ले जाएगा। इन शॉर्ट क्या है, ये इसमें रेस्ट्रिक्ट हो जाता है आपका रिटर्न, कि आपका रिटर्न फिक्स है, फिर ऊपर का हो या नीचे का हो, जितना भी होगा वो स्पॉन्सर खुद ले जाएगा, ठीक है? मतलब जिस कंपनी के थ्रू आपने इन्वेस्ट किए होंगे। तो इसका मतलब आपको क्लियर हो गया कि रेस्ट्रिक्टेड रिटर्न इन्वेट, कि आपका जो इन्वेस्टमेंट है उसका रिटर्न रिस्ट्रिक्ट होता है, फिक्स होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। और म्यूचुअल फंड भी समझ आ गया आपको, और इन्वेट भी समझ आ गया, ठीक है? इन्वेट में क्या है, सेम म्यूचुअल फंड, बट इंफ्रास्ट्रक्चर में हम इन्वेस्ट करते हैं। फिर है बैंकिंग लॉज बिल, अगेन बिल है तो इतना ध्यान से नहीं देखना है, उड़ा के देखना है। बिल में क्या क्या बोले हैं, तो हमने आरबीआई एक्ट 1934, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 और एसबीआई एक्ट 1955, ये सब इम्प्रूव होगा। और इसमें हमने क्या-क्या बात की है, सबसे पहले तो हमने फोर्टनाइट की डेफिनेशन को बताया है फॉर सीआरआर। इसको हमने बताया ये 1 से 15 दिन तक हो सकता है और 16 डे होता है ईच मंथ। तब हम उसको देखेंगे वेदर इट इज़ शेड्यूल बैंक और नॉन शेड्यूल बैंक्स, ठीक है? सब बकवास है, ठीक है? अभी नहीं देखना है, एक्ट बनने दो तब देखेंगे, क्योंकि कुछ ना कुछ चेंज हो जाएगा, हम रट्टाबाजी करेंगे और फिर चेंज हो जाए। फिर भी इंक्रीज़ किया है पीरियड फॉर प्रोहिबिटिंग डायरेक्टर ऑफ कोऑपरेट बैंक्स टू होल्ड ऑफिस कंसेक्यूटिवली। मतलब कि कोई भी डायरेक्टर है, वो लगातार 8 से 10 साल तक अपना डायरेक्टर बन के नहीं रह सकता है कोई भी पर्सन। फिर हमने एक्सपेंड किया है फंड ट्रांसफर टू इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड टू इंक्लूड अनक्लेम्ड डिविडेंड, शेयर, इंटरेस्ट, बॉन्ड रिडम्पशन अमाउंट फॉर 7 इयर्स। इन शॉर्ट जो ये फंड है ना, अभी इसके अंदर ये सब भी चीजें आ जाएंगी, ठीक है? दैट्स इट, चलिए इतना ध्यान से नहीं रखना है, बिल है, एक्ट बनने तो फिर देखा जाएगा। फिर है जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग। अभी-अभी किसको मिला हुआ है? तो वेडिंग गरचोला को मिला है। गरचोला गुजरात की टाइप ऑफ साड़ी है। इसको यूजुअली लोग शादी में पहनते हैं। आई एम फ्रॉम गुजरात तो आई बेटर नो दिस। ये कौन-कौन सी होती है? तो ये रेड, मरून, ग्रीन, येलो अलग-अलग कलर में हो सकती है। पर्टिकुलरली कब पहनी जाती है? तो हिंदू और जैन की वेडिंग्स में पहनी जाती है। यस, इसको जीआई टैग मिला है। जीआई टैग का मतलब क्या होता है? तो कोई भी जियोग्राफिकली स्पेशल कोई चीज़ है जहाँ पे वो बन रही है, तो उसको रेप्यूटेशन प्रोवाइड करने के लिए हम उसको मार्क और ओरिजिन ऑफ साइन दे देते हैं, जीआई टैग। ये किसके थ्रू दिया जाता है, मतलब कौन से एक्ट के थ्रू? तो जियोग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स एक्ट 1999, और ये 10 साल के लिए दिया जाता है और ये रिन्यू भी हो सकता है, ठीक है? फायदा क्या होगा? तो इसको एक लीगल प्रोटेक्शन मिल जाता है और ऊपर से फेमस भी हो जाएगा, एक्सपोर्ट्स के लिए भी अच्छा हो जाएगा, और बिना इसके कोई उसका अनऑथोराइज्ड यूज नहीं कर सकता है, ठीक है? तो ठीक है, ये जीआई टैग हो गया। अभी अगेन जीआई टैग न्यूज़ में है तो हमने हर बार जो देखते हैं वही फिर से देख लेंगे। कौन-कौन से ऐसी चीज़ें होती हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में, ये जीआई टैग हमने देख लिया, ठीक है। 1999 चीज़ों के लिए भी देख लिया और 10 साल के लिए होता है और 10 साल में रिन्यू हो सकता है। फिर आपका कॉपीराइट हो गया। कॉपीराइट वो कॉपीराइट एक्ट के थ्रू दिया जाता है और ये कब होता है? ये अगर कॉपीराइट कब मिलेगा? कोई मैंने बुक बना दी, कोई पेंटिंग बना दी, तो उन सब चीज़ों में कॉपीराइट मैं लगा सकता हूँ। ये लाइफ टाइम तक होता है, प्लस मेरे मरने के 60 साल बाद भी रहेगा। फिर अगर कोई प्रोड्यूसर है तो 60 इयर्स, कोई परफॉर्मर है तो 50 इयर्स। ओके। फिर डिजाइन का देख लें तो ये 10 साल तक ही होता है, बट आफ्टर 10 ईयर वो 5 साल के लिए रिन्यू हो सकता है फिर से। फिर ट्रेडमार्क देखें तो ये 10 साल के लिए ही होता है, बट
हर 10 साल में ये रिन्यू हो सकता है, बार-बार ट्रेडमार्क आप रिलीज़ करवा सकते हो। ट्रेडमार्क में क्या-क्या चीज़ें आती है, तो लोगो हो गया, नाम आ गया, जैसे मेरे ही चैनल का नाम लिख लिया, लोगो लिख लीजिए, मेरे खुद का है, तो ये मेरा ट्रेडमार्क है। बट हाँ, वो तभी है हाँ, जब अगर मैंने इस एक्ट को यूज़ करते हुए उसको रजिस्टर करवाया हो, रजिस्टर नहीं करवाया तो कुछ नहीं है। फिर है पेटेंट, पेटेंट क्या होती है तो 20 साल के लिए दी जाती है। अगर मैंने कोई इनोवेशन कर दिया है या फिर कोई दवाई बना ली है तो मैं पेटेंट फाइल करता हूँ, ये 20 साल के लिए दी जा सकती है, ठीक है? और पेटेंट क्या रिन्यू होती है? नहीं, पेटेंट रिन्यू तो नहीं हो सकती है, बट हाँ, मैं कुछ उसमें इनोवेशन कर दूँ तो रिन्यू हो सकता है, ठीक है? और इसी का फ़ायदा उठा के लोग एवरग्रीनिंग ऑफ पेटेंट करवाते रहते हैं। ये हमने बहुत बार बताया, इसलिए मैं सब एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, थोड़ा-सा जल्दी बता दे रहा हूँ। क्योंकि ये हमारा तकरीबन मेरे ख़्याल से ना 5वीं बार होगा। ये हम चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं। फिर एट लास्ट होता है ट्रेड सीक्रेट, तो ये प्रोटेक्टेड होता है कॉमन लॉज़ के अंदर। और ट्रेड सीक्रेट क्या है, मतलब मेरे कोई चीज़ का राज़ है, मेरी फर्म का कोई राज़ है, वो मैं इश्यू नहीं होने देता हूँ। अगर वो होता है, तो मैं फिर किसी को भी केस में लपेट सकता हूँ कि यार ये सही नहीं किया मेरा राज़ बता के। समझ लीजिए कि मैं बहुत अच्छा कोई बिस्किट बनाता हूँ, ये मेरा सीक्रेट है और मेरा सीक्रेट कोई सॉरी लीक कर देता है, तो मैं उसके ऊपर केस डाल सकता हूँ, बिकॉज़ ट्रेड सीक्रेट है मेरा, ठीक है? तो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। छूट तो मेरे से कुछ नहीं गया है, मुझे नहीं लगता, हाँ, कुछ नहीं छूटा है, चलिए। आंसर ज़रूर लिखिएगा भाई आप, ये आपका आज का क्वेश्चन है, तो मैं आपको गाइड कर पाऊँ कि कैसे लिख रहे हो। और इतना सुनने के लिए आपका शुक्रिया। जय हिंद।